Bismillahirrahmanirrahim. It's our session number 8 in school management. Regarding the previous session जी we talked about planning जी कि planning में हमने क्या डिस्कस किया कि एकेडमिक कैलेंडर वो ज़रूरी है बनना उसके डेज़ कैसे निकलेंगे. Then we talked about what जी एक्टिविटी कैलेंडर. Then we talked about असेसमेंट कैलेंडर जी. अब वो कैलेंडर्स को सेपरेटली हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हमने क्या कहा कोई भी कैलेंडर उस वक्त तक इफ़ेक्टिव नहीं हो सकता जिस वक्त तक सारी प्लानिंग के मिनट्स कैलकुलेटेड ना हो. ठीक है, और उन मिनट्स में आप कह लें कि चाहे वो टीचिंग मेथडोलॉजी है, चाहे वो एक्टिविटीज़ हैं, अपने प्लान में जो जो कुछ भी रखा हुआ है दैट मस्ट बी वेल कैलकुलेटेड. अगर वो रफ़ एस्टिमेशंस पे हुआ, अगर वो आप कह लें कि एक रफ़ स्केच हुआ, तो वो उसकी इम्प्लीमेंटेशन, उसकी एग्जीक्यूशन जो है प्रॉपर नहीं हो सकती. वजह क्या है कि व्हेन वी से प्लानिंग, तो प्लानिंग के बाद उसका असल फेज़ तो होता है उसकी एग्जीक्यूशन है. यानी प्लानिंग बहुत अच्छी कर ली, सुपर्ब कर ली, एक्सेलेंट होगी, लेकिन वो प्लानिंग अगर एग्जीक्यूट ना हो पाई प्रॉपरली विद ट्रू स्पिरिट, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा. फिर दूसरी बात कि उसकी एग्जीक्यूशन के बाद उसका कोई एवेल्यूएशन प्रोसेस भी होता है, उसका कोई असेसमेंट प्रोसेस भी होता है, उसका कोई ऑब्जर्वेशन प्रोसेस भी होता है. ठीक है, अब वो ऑब्जर्वेशन, वो एवेल्यूएशन, वो असेसमेंट मैं किन टूल्स को यूज़ करके करूँगा. ऑब्वियसली वो टूल्स भी कनेक्टेड होंगे उन्हीं माइन्यूट्स के साथ जिन माइन्यूट्स को ध्यान में रख के हमने प्लानिंग की थी. यानी प्लानिंग अच्छी है तो उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी होगी. एग्जीक्यूशन अच्छी हुई है, नहीं हुई है, या प्लानिंग अच्छी हुई है, नहीं हुई, पिछले 2 फेजेस जो हैं उसको हम चेक करेंगे उसकी एवेल्यूएशन में. एवेल्यूएशन की बेस पे जो रिपोर्ट्स तैयार होती हैं उसी की बुनियाद पे हम क्या करेंगे, उसको रीइंफोर्स करवाएंगे. जो उसके लूप होल्स हैं उनको कवर करना होता है, जो उसमें मिस्टेक्स हैं उनको कवर करना है. मीन टू से ये जो चारों फेजेस हैं, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि पहला फेज़ मैंने क्या कहा, प्लानिंग है जी. फिर हमने क्या कहा, उसकी एग्जीक्यूशन. एग्जीक्यूशन के अंदर ही आप कह लें कि एक फ़ेज़ होता है उसकी ट्रेनिंग का. यानी प्लानिंग बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे हेड्स को, मेरे स्टाफ को उसकी अवेयरनेस नहीं है उस प्लानिंग के बारे में. उस प्लानिंग के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, उसकी ट्रेनिंग देना पड़ेगी. ट्रेनिंग के बाद वो कह लें आप कि उसके अंदर उसका एग्जीक्यूशन स्टेप आएगा कि हाउ टू एग्जीक्यूट दोज थिंग्स, व्हाट विल बी द मैनुअल फॉर दैट जी. अब फॉर एग्जांपल मैंने एक प्लानिंग का डॉक्यूमेंट बना लिया. अब उस प्लानिंग का आइडिया तो मेरे पास है ना, या उसकी ट्रू स्पिरिट तो मेरे पास है, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी फ़िलासफ़ी तो मेरे पास है ना. अब उसको आगे जो बंदा है उस पर इम्प्लीमेंट करवा रहा है, जो अमल दरामद करवा रहा है, जब तक वो मेरी आइडियोलॉजी, मेरा कॉन्सेप्ट, मेरा वो प्रिंसिपल जिस बेस पे प्लानिंग की गई है उसके बारे में उस स्टाफ को ट्रेन नहीं किया जाएगा तो उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाएगी. अब वो मैं देखूं जी कि क्या वो ट्रेनिंग या एग्जीक्यूशन प्रॉपर हुई है, नहीं हुई है. उसके लिए कोई ना कोई इवैल्यूएशन प्रोसेस होता है, कोई ना कोई असेसमेंट प्रोसेस होता है, कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन प्रोसेस होता है, सर्वेलेंस होती है. अदरवाइज कि वो प्लानिंग फ्लॉप क्यों होती है, सिस्टम फ्लॉप क्यों होता है. एक मिसाल मैं दूँ. फॉर एग्जांपल जी, मैंने एक स्टाफ ए को ट्रेन किया बिफोर द सेशन. क्लियर, सेशन के दौरान वो स्टाफ, जो प्राइवेट स्कूल में मोस्टली एक इशू होता है कि वो क्या होता है, स्टाफ चेंज होता है. ठीक है, ड्यू टू रीज़न जी कि स्टाफ के जी कहीं और जॉब हो गई, ट्रांसफ़र हो गई, कुछ और हुआ. अब उसकी जगह कौन आया, स्टाफ मेंबर बी. मैंने तो किसको ट्रेन किया था, ए को. ठीक है, अब बी तो वो ट्रेन नहीं है तो उसकी एग्जीक्यूशन कैसे प्रॉपर होगी. पहली बात जो क्या है कि अगर क्या मेरे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि जो उस बी को ऑटोमेटिकली ट्रेन कर दे. फिर अगली बात क्या कि क्या मेरे पास कोई ऐसा सिस्टम है जो उसको एवेल्यूएट करे, ऑब्जर्व करे. फिर उस ऑब्जर्व करके देखा कि कौन सी चीज़ें प्रॉपर एग्जीक्यूट हो रही हैं, उनका फ़ायदा है, उनको इन्हेंस कैसे करना है, उनको इवॉल्व कैसे करना है, उनके अंदर डेवलपमेंट कैसे, इम्प्रूवमेंट कैसे लेके आनी है. और अगर कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, कोई लूप होल्स हैं, कोई शॉर्टकमिंग्स हैं, तो उनको आप रीइंफोर्स कैसे करवाएंगे या करेक्टिव मेजर्स कैसे लिए जाएंगे. उनके लिए मेजर्स क्या क्या होंगे. या मैंने क्या ऑब्जर्व करके छोड़ देना है जी फलां चीज़ है, प्रॉब्लम है, गलती है, गलत हो रहा है. अब उस गलत को ठीक क्या करना है, उस गलत को ठीक करने के लिए फिर मेरे पास कोई प्लान होना चाहिए. मीन टू से दैट ऑल दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड जी. इनका आपस में क्या होता है, एक कनेक्शन है जो स्टेप वाइज हम सारी चीज़ें अभी एट द मोमेंट वी आर डीलिंग विद व्हाट जी, प्लानिंग फेज. कि हमारे जो अभी सेशन चल रहे हैं, अभी तक जो हो रहे हैं, वो हम किस पे, सिलेबस के बाद हम किस पे आए थे, प्लानिंग पे जी. ठीक है, यानी वो प्लानिंग फेज कंप्लीट होगा तो फिर हम जाएंगे कि उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाना है.
ठीक है। फिर क्या उसकी इवैल्यूएशन कैसे होगी, इन हर एक पे अलग अलग सेशंस होंगे। अब उसी प्लानिंग फेज में हमने कहा था कि उसमें चाहे कोई एकेडमिक्स हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ हैं। अब एक्टिविटीज़ कोई एकेडमिक्स से अलग कोई चीज़ नहीं रही, कुछ प्योरली एकेडमिक बेस्ड एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ को हम को करिकुलर एक्टिविटीज़ कह देते हैं, कुछ को कोई और जनरल एक्टिविटीज़ जेनेरिक्स पे भी हों लेकिन कोई ना कोई उनका ऑब्जेक्टिव होता है उनका, ठीक है, या उसमें कोई असेसमेंट प्लान है हमारे पास। ये 3 मेजर बड़ी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इनके लिए हमने क्या कहा था कि ये इसके जानने से पहले हमें उसकी मेथडोलॉजी, जो लास्ट सेशन में हमने डिस्कस की, कि हमें मेथडोलॉजी भी कोई ना कोई मैकेनिज्म करना पड़ेगा कि भाई अगर हर बंदा अपनी ही मेथडोलॉजी पे चल रहा है तो हो सकता है वो तजर्बात कर रहा हो, और तजर्बा जो है वो या एक्सपीरियंस करना या एक्सपेरिमेंट करना एजुकेशन में अलाउड नहीं है, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट जो है वो अपने फ़वाइद के साथ भी हो सकता है, उसके नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन नुकसान जो है वो एजुकेशन फील्ड में एक्सेप्टेबल नहीं होता, क्योंकि बच्चे का साल ज़ाया हो जाएगा। बच्चे का साल का मतलब क्या है कि उसका बर्डन आगे फॉरएवर ट्रांसफ़र होता रहेगा, शिफ्ट होता रहेगा। तो लास्ट टाइम वी डिस्कस टॉक्ड अबाउट व्हाट जी, मेथडोलॉजी। एम आई क्लियर जी? अब आए जी इसके बाद एक नेक्स्ट फेज मूविंग अहेड जी, कि मैंने सपोज सिलेबस डिफाइन कर लिया जो हमने पहले डिस्कस किया था, फिर मैंने सब्जेक्ट एलोकेशन डिसाइड कर दी, टीचर एलोकेशन डिसाइड कर दी। नाउ देयर कम्स व्हाट जी, टाइम टेबल जी, ठीक है, कि टाइम टेबल कैसे बनता है, कैसे होना चाहिए जी। क्या ये सिर्फ खानापुरी है कि भाई अगर सपोज डेली 7 स्लॉट्स हैं या 7 पीरियड्स हैं, 7 लेसन्स हैं, तो उसमें ये बस सिर्फ टीचर क्लासरूम के अंदर होना चाहिए, या इसके साथ कोई ऐसा मैकेनिज़्म भी है, कुछ ऐसी चीज़ें इंपॉर्टेंट भी हैं मैंने जिनको बॉदर करना है। जिस तरह हमने सब्जेक्ट एलोकेशन में डिस्कस किया था कि भाई टीचर को हमने क्या कोशिश करनी है, फुल सब्जेक्ट भी देना है और साथ क्या देना है, हाफ देना है। वहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या डिस्कस की थी कि बैलेंस टाइम टेबल किसको कहेंगे, बैलेंस वर्कलोड किसको कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ सेक्शंस भी बैलेंस्ड हों और नंबर ऑफ लेसन्स पर वीक भी बैलेंस्ड हों। कि बाद उसका नंबर ऑफ लेसन्स पर वीक जो होते हैं एक टीचर के कम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ सेक्शंस ज़्यादा होते हैं या नंबर ऑफ क्लासेस ज़्यादा होती हैं। अब मैं कहूँ जी उसका वर्कलोड कम है, नहीं, उनका वर्कलोड इनडायरेक्टली डबल है। एक टीचर है वो 3 सेक्शन के बच्चों को हैंडल कर रहा है या 4 सेक्शन के बच्चों को हैंडल कर रहा है, दूसरा एक टीचर है जो 8 सेक्शन 9 सेक्शन के बच्चों को हैंडल कर रहा है। तो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैंने एक बैलेंस सिस्टम वहाँ रखना है कि भाई अगर एक टीचर के पास 4 सेक्शन है तो दूसरों के पास भी 4 या 5 होने चाहिए। एक का वर्कलोड अगर मैं 30 कर रहा हूँ तो दूसरा का भी 28 30 इसी के लगभग होना चाहिए, यानी बैलेंस्ड हो। और वो बैलेंस करने का तरीकाकार क्या होता है कि हम फुल सब्जेक्ट दें टीचर को, साथ क्या दें, हाफ दें। अब आप हाफ कहें जी क्या उसकी स्पेशलिटी, नहीं, स्पेशलिटी तो किसी भी सब्जेक्ट की नहीं होती। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पे भी डिस्कस हल्का सा किया था, यहाँ डिटेल दे दूँ। एक क्वेश्चन आया मेरे ऊपर कि जी आप कह रहे हैं कि जी हाफ फुल सब्जेक्ट हाफ सब्जेक्ट जी, कि टीचर क्या है जी इंग्लिश का फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हम उसको क्या दे रहे हैं, इंग्लिश दे रहे हैं मिसाल, ठीक है, और साथ क्या दे रहे हैं, SST या कुछ और दे रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है कि जी वो इंग्लिश का तो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, नहीं, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं कह सकते हम। क्यों? उसको BS इंग्लिश, MS इंग्लिश या MA इंग्लिश या MPhil इंग्लिश या MS के ड्यूरिंग कहीं पे भी नहीं बताया जाता कि इंग्लिश पढ़ानी कैसे है। क्लियर? उर्दू MA उर्दू में कहीं नहीं बताया जाता कि उर्दू पढ़ानी कैसे है। इसकी भी हमें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी? गेटिंग माय पॉइंट जी, कि कौन सी कॉम्पिटेंसी किस स्ट्रेटजी के थ्रू हमने क्या करनी है, अचीव करनी है। जिस तरह हमने अपनी टीचिंग में क्या क्या कहा था कि हमने शुरू में TPS और एंड में असेसमेंट रखी, किस लिए, बच्चों की पर्सनैलिटी ग्रूम करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए। साथ आप 100 ऑब्जेक्टिव रखें जी, रीइंफोर्समेंट है, प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज है, कुछ भी कह लें आप, लेकिन बेसिक पर्पस हमने वो रख दिया। फिर हमने विजुअल्स में क्या वहाँ क्या रखा था, बबल चार्ट। अब आप कहेंगे बबल चार्ट बेसिकली किस लिए था, रिटेंशन के लिए था, यानी कॉम्प्रीहेंशन और फिर उसकी रिटेंशन जी, यानी पहले कॉम्प्रीहेंड सही हो जाए मेंटेनेंस रिहर्सल के थ्रू, फिर एलैबोरेटिव रिहर्सल के थ्रू हमने क्या कहा था, उसकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी डिटेल भी हो जाएगी और साथ उसको टॉपिक भी क्या हो जाएगा, रिटेन हो जाएगा, और फिर साथ उसकी मेमोरी भी स्ट्रांग होगी। यानी बबल चार्ट के थ्रू हमने क्या कहा था, कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर रहे हैं। एक हमने क्या कहा था, कॉम्प्रीहेंशन स्किल, बच्चे की क्या डेवलप होगी, कॉम्प्रीहेंशन,, और जहां कॉम्प्रीहेंशन क्या थी, थ्रू लिसनिंग एंड विजुअल।
यानी VA, हमने क्या कहा था, V और A वाक मॉडल का V और A दोनों ऐसी से अचीव हो रहे थे नहीं हो रहे थे बबल चार्ट से। एक तो कॉम्प्रीहेंशन होगी, दूसरा हमने क्या कहा जी उसकी क्या हो रही है, रिटेंशन। रिटेंशन से मुराद क्या, हिफ्स हो रही है चीज उसको, जो हम उसको कह रहे थे घर से रटा मार के आओ। तीसरा हमने क्या कहा था, बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या अचीव हो रहा है कि उसकी मेमोरी स्ट्रेंथन हो रही है, मेमोरी इसकी स्ट्रांग हो रही है, शॉर्ट टर्म, वर्किंग और लॉन्ग टर्म मेमोरी। कहने का मकसद कि जिस तरह हमने अपनी मेथडोलॉजी में कुछ चीज़ें क्लियरली डिफाइन की विद मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स, जिस तरह हमने अपने टीचर एलोकेशन में क्लियरली डिफाइन की कुछ चीज़ें कि भाई फुल सब्जेक्ट सारा नहीं देना एक टीचर को, दूसरी तरफ हाफ सब्जेक्ट सारा एक टीचर को नहीं देना, जिससे इम्बैलेंस्ड हो जाता है वो चीज़। तो उस पर ऑब्जेक्शन उठ सकता था कि जी अगर इंग्लिश का बंदा है तो उसको इंग्लिश ही दें, साथ उसको एसएसटी कुछ और क्यों दे रहे हैं। तो जवाब उसका ये है कि इंग्लिश के लिए जैसे हमें ट्रेन करना है हमने, तो हम उसी तरह एसएसटी के लिए भी ट्रेन कर देंगे। हाँ, एसएसटी में मिसाल ज्योग्राफी ख़ासतौर पे एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट चाहिए होता है। ज्योग्राफी हर कोई नहीं पढ़ा सकता, उसकी अपनी कुछ डिटेल्स हैं, उसके लिए हमें उसकी भी ट्रेनिंग्स करनी पड़ेंगी। सिंगल नेशनल करिकुलम आ गया, बहुत खूबसूरत डॉक्यूमेंट है, बेहतरीन डॉक्यूमेंट है, लेकिन इशू उसमें क्या है कि हाउ विल दैट बी अचीव्ड, कि उसकी वो जो कॉम्पिटेंसीज उसमें मेंशन्ड है, आइडियल, सुपर्ब, हु विल अचीव दोज कॉम्पिटेंसीज जी। अपने आप को शामिल करके कहूं, सबसे पहले मैं, एम आई ट्रेंड इनफ फॉर दैट जी। वो सारी चीजें जहन में रख के फिर मैं किसकी तरफ आऊंगा, टाइम टेबल की तरफ जी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी। फिर मैं अपने स्टाफ में से देखूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट किस टीचर को देना है। यानी अब टाइम टेबल के लिए कहें जी, मेरे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं वो तरतीब में पहले होने चाहिए। नंबर 1 क्या है जी, सब्जेक्ट एलोकेशन। सब्जेक्ट एलोकेशन से क्या मुराद ली थी हमने, कि किस सब्जेक्ट को पर वीक कितने लेसन दिए हैं। वहाँ हमने क्या किए थे जी, इंग्लिश के लिए कितने रखे थे, 8, उर्दू के लिए 6, जनरल साइंस के लिए, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल के मिसाल दूँ, जिस तरह अब हम जनरल साइंस और जनरल नॉलेज जो है वो इकट्ठा भी कर दिया गया लोअर लेवल पे। क्लियर जी। वहाँ हमने कितने रखे थे, मिसाल 6 जी, मैथ्स जी 6 और 7, गॉट इट जी। यानी 5 डेज़ का अगर मैं करूँ, 5 डेज स्कूल ऑन रहना है, तो उसके पास हमारे लेसन कितने थे, डेली 7 और जुम्मे को 6 कर सकते हैं आप। इन टोटल लेसन कितने थे, 34। टोटल कितने थे, 34 जी। देन जी एसएस कितने जी, 3 और 4। इस्लामियात जी 3 और 4 जी। फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर जी 1। अब देखें क्या हमने क्या कहा था, एलोकेशन कैसे, सपोज मैं 8 रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे जी, वो 1, ऑलराइट जी। अब पी सपोज मैंने एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ से कोई ना कोई कम कर सकता हूँ, या मैंने 8 रखे हैं तो इसको 7 कर सकता हूँ, उर्दू 6 रखे हैं तो इसको 5 कर सकता हूँ, तो साथ पी फिजिकल एजुकेशन भी आ जाएगी। मैंने क्या कहा था कि इट डिपेंड्स अपॉन द करिकुलम ऑफ इंस्टीट्यूट जी। अब पी सिर्फ रख देने से नहीं होता, कि क्या मेरे पास पीई इंस्ट्रक्टर है, फिजिकल एजुकेशन का इंस्ट्रक्टर है, मैं पीटीआई नहीं कह रहा, जो प्रॉपर क्वालिफाइड हो फिजिकल एजुकेशन का इंस्ट्रक्टर। अगर वो है तो मैं अपने वर्कलोड में बाकी चीज़ें कुछ कम करके एक वेटेज उसको दे दूंगा। इट डिपेंड्स। am I क्लियर जी। ये क्या रखी मैंने, क्या, सब्जेक्ट एलोकेशन। अब इसके साथ क्या आ जाएगा, दूसरी चीज़ क्या जी, टीचर एलोकेशन जी, टीचर एलोकेशन। वो डॉक्यूमेंट कैसा बनेगा हमारे पास जी, एग्जाम्पल ड्रॉ कर रहा हूं उसका, आप देख लें जी।
फॉर एग्जांपल जी, हाउ कैन यू प्रिपेयर दैट डॉक्यूमेंट जी, जो आपको साथ प्रिंटेड फॉर्म में मिल जाएगा जी, उसका सैंपल, ठीक है, एक फील्ड सैंपल के भाई टीचर एलोकेशन कैसे करते हैं। यहाँ पे आसान शॉर्ट्स उसका बता रहा हूँ कि दैट यू विल मेंशन व्हाट जी नंबर ऑफ ग्रेड्स जी, सपोज ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, सपोज मैं 5 तक करता हूँ जी। एक पैटर्न ये है, यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, टीचर नेम, am I क्लियर। या यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, दूसरा एक ये टीचर नेम, दूसरा क्या कर सकते हैं आप, सब्जेक्ट, क्या कर सकते हैं आप, सब्जेक्ट जी, जिस भी तरह आप फिल करें। सब्जेक्ट मैंने लिखा फॉर एग्जांपल जी जीएस, जनरल साइंस, ये जनरल नॉलेज, या इंग्लिश, या उर्दू, या मैथ्स, कुछ भी है। सपोज ग्रेड 1 में जी टीचर ए, या ग्रेड 1 में मोस्टली हम क्या करते हैं, होम टीचर्स करते हैं। क्या करते हैं हम, होम टीचर्स। लेकिन उसमें भी क्या कहा गया कि होम टीचर्स सारे दिन के लिए नहीं रखना चाहिए, कि बीच में एक दो स्लॉट्स ऐसी हैं जो दूसरी टीचर को, होम टीचर का मतलब क्या होता है जी, कि भाई क्योंकि अभी प्री स्कूल से बच्चा शिफ्ट हुआ होता है, ठीक है, तो वो बच्चे की आदत नहीं होती कि वो मल्टीपल टीचर्स के साथ एडजस्ट कर पाए। होम टीचर का मतलब है एक ही टीचर है जो सारा दिन उस बच्चे को सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रही होती हैं। लेकिन उसमें भी सजेस्टेड क्या है जी, कि सारे ना दिए जाएं उस टीचर को, क्योंकि उसको ब्रेक चाहिए होती, नहीं चाहिए होती। तो जो आप ब्रेक दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल डेली 7 लेसन है, क्लियर, तो कम से कम एक लेसन टीचर का फ्री होना चाहिए, नहीं तो 2। कि अगर हम 24 का वर्कलोड निकालें, टीचर का वर्कलोड कितना कर रहे हैं, स्टैंडर्ड क्या कहा था हमने, 24। am I क्लियर जी। तो इसका मतलब है पर वीक टीचर के पास फ्री लेसन कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 10। यानी किसी दिन 1, किसी दिन 2 लेसन फ्री आ रहे हैं जिसमें उन्होंने अपनी नोटबुक्स चेक करनी है, डायरीज चेक करनी है बच्चों की, कोई और होम असाइनमेंट्स हैं वो देखनी है। होम असाइनमेंट से मुराद नोटबुक के अलावा कुछ और आपने दिया हुआ है, कोई प्रोजेक्ट वर्क दिया हुआ है, को बच्चे को एक्सप्लोरेशन से, सेंस ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड कोई टास्क दिया हुआ है, फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ के लिए बच्चों को टीचर ने प्रिपेयर करना होता है, बच्चों को उसके लिए टाइम चाहिए होता है। गॉट माय पॉइंट जी। मल्टीपल टास्किंग वो हम आगे डिस्कस करेंगे आस्ता आस्ता, कि कैसे एडजस्ट करना है उन चीज़ों को, कि उनको मैनेज कैसे करना है। अभी क्या हम एक प्लान देते जा रहे हैं, फिर आगे इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी वो बताऊंगा। अब टीचर ए जी सपोज ग्रेड 1 में, ग्रेड 2 में जी टीचर बी, मोस्टली ग्रेड 1 और 2 में सजेस्टेड क्या होता है कि जी आप 2 तक होम टीचर्स रखें, कि बच्चा इतना मेच्योर नहीं होता कि वो 6-7 डिफरेंट टीचर्स से एडजस्ट कर पाए। इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन योर अवेलेबिलिटी जी, योर फाइनेंस जी। 3 है जी, 3 and 4 टीचर्स सी, यानी साथ देखें, मैं जब टीचर लिख रहा हूं तो साथ उनका वर्कलोड भी यहां हल्का सा लिख लें आप। हमने जनरल साइंस को कितने दिए हुए हैं, 6, यानी टीचर ए का वर्कलोड कितना हो गया, 6 लेसन हो गया ना पर वीक। दूसरा देखें जी, अगर मैं कहूँ सारे सब्जेक्ट्स, जीएस का 6 हो गया, साथ ही तरह उर्दू का आ जाएगा, फलां आ जाएगा, टोटल मैंने क्या करना है 24। अब 24 से 26 जा सकता है, 28 जा सकता है, 30 जा सकता है, सॉरी 28 तक। अगर अब 34 हम पर वीक रख रहे हैं, यानी डेली कम से कम एक लेसन फ्री होना चाहिए। यानी मैक्सिमम में अगर टीचर का वर्कलोड रख रहा हूँ तो वो कितना जाना चाहिए, 24 to 28, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए वो। यानी लॉजिक क्या उसके पीछे क्या है, कि कम से कम उनका एक लेसन दिन में फ्री हो। मैं कम से कम कह रहा हूँ, जो कि ज़्यादती है, एक भी क्या है, ज़्यादती है, ओवरलोड है। अगर स्टैंडर्ड की बात करें तो कम से कम कितने होने चाहिए फ्री, 2 जी। 7 दिन का भी वर्कलोड लिख दूंगा जी। सपोज जनरल साइंस कितने, इनके कितने बन गए, 6, यहाँ पे कितने हो गए 6, यहाँ पे कितने हो गए 6,
am I clear जी? दूसरा देखें जी, अब मैं लिख रहा हूँ फॉर एग्जांपल उर्दू, क्या लिख रहा हूँ, उर्दू जी। अब ग्रेड 1 में वही टीचर ए है या नहीं है? हमने क्या कहा, तो हम टीचर है ना, मिसाल वही अगर ले रही हैं, उर्दू का कितना था वर्कलोड 6, आप इनका नोट कर रहे हैं अब कितना होता जा रहा है, 6 और 6 12। गॉट माय पॉइंट जी। तीसरा साथ में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल जी इंग्लिश। अब यहाँ उर्दू के लिए ज़हन में रखिएगा मैंने टीचर ए लिखा है, लेकिन आपने क्या कोशिश करनी है कि उर्दू ऐसे किसी टीचर को दे दें जो उर्दू भी पढ़ा सकते हो, इस्लामियात भी पढ़ा सकते हो। यानी यहाँ अगर मैं करूँ तो बेहतर ये है कि मैं उर्दू टीचर ए को ना दूँ, अपनी उन टीचर को दे दूँ जिनका सब्जेक्ट मेजर क्या है, उर्दू है या इस्लामियात है। गॉट इट जी। अगर इस्लामियात उर्दू में पढ़ाई जा रही है, अगर इस्लामियात इंग्लिश में पढ़ाई जा रही है, तो वो फिर किसको दूंगा, इस्लामियात इंग्लिश के टीचर को। गॉट इट जी। मैंने ये ब्लैंक छोड़ दिया, अब मैं आ गया किस पे जी, इंग्लिश पे। इंग्लिश में फिर वही टीचर ए हैं, वर्कलोड कितना हो गया 6। और क्या है जी, मैथ्स वही टीचर है, कितना है वर्कलोड जी 6। गॉट इट जी। कितना हो गया जी 18, कितना बन गया हमारे पास 18 जी। और क्या बचता है पीछे जी हमारे पास, एस एस, व्हाट इज देयर, एस एस जी कितना है जी 3। लेकिन अब साथ आप जब मैं कह रहा हूं कि हमने वर्कलोड भी 24 रखना है और नंबर ऑफ सेक्शंस भी क्या होने चाहिए, मिनिमाइज या एवरेज। मतलब क्या है इस बात का, यहां देखें जी, अब मैंने कितने रख लिए हैं सेक्शन टोटल, 1 2, एक ही क्लास है, मैं नोटबुक्स की बात कर रहा हूं, उतने सब्जेक्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4, 4 या 5, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए जी। अगर कहें स्टैंडर्ड तो 4 जी, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ। अगर मैं कह रहा हूं 30 की स्ट्रेंथ है, 4 सब्जेक्ट आ गए हैं, तो कितनी नोटबुक्स हो जाएंगी जी 120। आर यू नोटिसिंग समथिंग, नोटबुक्स कितनी आ गई 120। तो मैंने ये ध्यान में रखना है कि कल मैं उन टीचर से डिमांड करूँ कि जी उनकी नोटबुक चेकिंग परफेक्ट होनी चाहिए, तो साथ मुझे ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि मैं उनको पर वीक कितनी नोटबुक्स चेक करने के लिए कह रहा हूँ, 120 नोटबुक्स। अगर इनको 120 को आप 5 डेज़ पे डिवाइड करें, क्लियर, कितने पे, 5 डेज़ पे जी, तो कितनी बन गई जी 24 नोटबुक्स पर डे। कितनी नोटबुक्स पर डे 24, जो एक कह लें आपके एक बैलेंस्ड टास्क है, एक एवरेज बैलेंस टास्क है। यानी मैंने कितने सब्जेक्ट दिए टीचर को, होम टीचर है ना वो, कौन सा दे दिया, जीएस भी दे दिया, उर्दू भी दे दिया, इंग्लिश भी, मैथ्स भी और एसएसटी भी। ऑलराइट जी, सॉरी उर्दू नहीं दिया, जीएस, इंग्लिश, मैथ और एसएस। एवरेज उनके पास डेली नोटबुक्स कितनी चेक करने के लिए आएंगी 24 जी, जो एक स्टैंडर्ड है, जो इजीली चेक हो सकती हैं, अच्छी तरह चेक, जिसमें स्पेलिंग भी चेक होंगे, माइन्यूट मिस्टेक्स भी चेक होंगी, करेक्शंस के लिए भी वो साथ बॉर्डर दे सकती हैं, करेक्शन टास्क दे सकती हैं, वो डायरी को भी प्रॉपर चेक कर सकती हैं। अब साथ होम टीचर की सपोर्ट में मैं किसको रखूँगा, किसी और को, जिस तरह मैंने क्या कहा उर्दू मैंने नहीं दी, तो यहाँ उर्दू मैं किसी और को दे सकता हूँ, उर्दू या इस्लामियात के टीचर को, इस्लामियात दे सकता हूँ उर्दू या इस्लामियात के टीचर को। पीछे यही बच्चे हैं ना हमारे पास, बच्चे कौन कौन से थे, एक इस्लामियात और एक क्या उर्दू। फिर अब कंप्यूटर है, तो ये फिर कंप्यूटर के टीचर को दिए जा सकते हैं यहाँ पे। यानी आप बच्चे को ग्रेड 1 में होम टीचर के होते हुए भी
तीन चार टीचर की वैरायटी मिल रही नहीं मिल रही। गॉट माय पॉइंट? यानी वो आहिस्ता आहिस्ता आगे अपकमिंग स्कूल के लिए भी ट्रेन हो रहा है, और दूसरा मैंने उसको ओवरबर्डनाइज भी नहीं किया, या इतने ज़्यादा टीचर भी उसको नहीं दे दिए कि जो जो क्या है हर लेसन में उसके चेंज हो रहे हो। एलोकेशन का तरीका समझ आ रहा है आपको जी? हम क्लियर जी? मैं फिर रिपीट कर दूं कि चार्ट मैंने कैसे बनाया। ऊपर सारे मैंने क्या लिखे? ग्रेड्स। लेफ्ट साइड पे सारे मैंने क्या लिखे? सब्जेक्ट्स। फिलिंग में किसके साथ कर रहा हूँ? टीचर्स के नाम। दो चीज़ें मेंशन करनी है फिलिंग वाले ब्लॉक में। ये देखें, ये आपका फिलिंग ब्लॉक था, फिलिंग पोर्शन है ये। मैंने टीचर का नाम और साथ उनका वर्कलोड कितना बनेगा उस सब्जेक्ट का। और फॉर एग्जांपल इंग्लिश मैंने यहाँ लिखी, तो सॉरी इंग्लिश में मैं गड़बड़ कर गया हूँ। 6 नहीं, इंग्लिश कितनी रखी थी मैंने? 8। इंग्लिश कितनी थी? 8। तो वर्कलोड देखूँ तो कितने हैं? 6 और 8 14 और 6 20 और 3 23। वर्कलोड कितना है इनका? अब आप कहें जी कि ग्रेड 1 की होम टीचर का 23 वर्कलोड। अब इस बात को भी समझिएगा, जो मैंने क्या कहा था, टाइम टेबल सिर्फ फिलिंग नहीं होती। अब इनका अगर कोई मुझे कहे जी 23 वर्कलोड है, और जो टीचर होम टीचर नहीं है, अलग लेसन ले रही हैं, ग्रेड 5 ग्रेड 6 में, ग्रेड 7 थोड़े बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, उनका वर्कलोड कितना बन रहा है? 30। तो आप इनका मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि जो होम टीचर हैं ग्रेड 1 को बहुत मुश्किल क्लास समझा जाता है, बहुत मुश्किल ग्रेड समझा जाता है। तो इनका 23 का वर्कलोड इनके 30 के वर्कलोड से भी ज़्यादा है काम के हिसाब से। क्यों? ये अगर फॉर एग्जांपल ग्रेड 5 को पढ़ा रही हैं, तो इनको बच्चों को दिन को पेन पकड़ना नहीं सिखाना पड़ रहा होता, इनके बैग से पेंसिल निकालनी नहीं पड़ रही होती। ग्रेड 1 में तो टीचर को बैग से पेंसिल भी निकालनी पड़ती है, बस उसका डायरी भी निकाल के बतानी पड़ती है, बुक भी निकाल के बताना। यानी आप कह लें यहाँ बच्चे बहुत लो ग्रेड पे हैं, हर चीज़ में उनको गाइडेड टास्क चाहिए। यहाँ इतना गाइडेड टास्क नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट जी? यानी मैं क्या, देखिए मैं टाइम टेबल की तरफ जा रहा हूँ ना, लेकिन प्लानिंग मैंने क्या करनी है। अब मैं कहूँ जी मैं ये ग्रेड 1 की होम टीचर हैं, इनका वर्कलोड 23 है, मैं इनको बराबर करूँ 30 के, तो ये ज्यादती कर दूंगा मैं कि ग्रेड 1 की होम टीचर का काम और ग्रेड 5 के टीचर का काम बराबर नहीं होता कभी भी। ग्रेड 5 के बच्चे मेच्योर होते हैं, उन्होंने किस नोटबुक पे क्या काम करने हैं, कौन सी बुक कब खोलनी है, उनको पता होता है। ग्रेड 1 के टीचर को तो बाज़ वक़्त बच्चे को ये भी बताना, बुक से बताना नहीं बल्कि बैग से बुक निकाल के बतानी पड़ती है, दिस इज़ उर्दू। क्यों? वो आइडियल किसी मॉन्टेसरी से नहीं आया होता हर वक्त। ज़रूरी नहीं है वो कोई स्टैंडर्ड प्री स्कूलिंग अटेंड करके आया हुआ हो सकता है वो किसी नाम नेहाद मॉन्टेसरी से अटेंड करके आया और उसको अभी तक डायरी लिखनी भी नहीं आती है अभी। एम आई क्लियर जी? गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फैक्टर्स हमने जहन में रखने होते हैं। यहाँ हमने दो चीज़ें क्या जहन में रखी कि होम टीचर रख भी दी, लेकिन साथ सपोर्टिव 1-2 टीचर भी रखती, पहली बात। दूसरी बात, होम टीचर का वर्कलोड निकाला, ठीक है, और साथ उसकी नोटबुक्स का भी हिसाब रखा कि उन्होंने कितनी नोटबुक्स चेक करनी है। गॉट माय पॉइंट जी? अब इस तरह जब आप फिल करते रहेंगे तो ये आपका चार्ट सारा फेल हो जाता है जी। इस चार्ट में कहीं गैप नहीं रहना चाहिए। इट गिव्स यू द नंबर ऑफ टीचर्स जी, नंबर ऑफ टीचर्स रिक्वायर्ड जी, नंबर ऑफ टीचर्स रिक्वायर्ड। वरना आप कहें तो मैंने देखा लोगों को देसी हिसाब कर रहे होते हैं, और जी 7 क्लासेज हैं तो 7 क्लासेस की इंग्लिश की टीचर चाहिए। फॉर एग्जांपल 5 ग्रेड तक है, 1 से 5 तक है मिसाल, तो 5 क्लासों की जी इंग्लिश की टीचर चाहिए, 5 क्लासों की जी मैथ की। नहीं, इस तरह नहीं होगा। एम आई क्लियर जी? कि आपके 5 के लिए तो अगर आप कह रहे हैं तो पाँचों के पाँचों एक इंग्लिश के टीचर को नहीं देने होते। हमने वहाँ फिर इंग्लिश के टीचर कितने हायर करने हैं? 2। जो ज़रूरी नहीं है कि सारे लेसन इंग्लिश के ले रहे हों। साथ वो कुछ लेसन किसके लेंगे? एसएस के। साथ वो कुछ लेसन किसके देंगे? साइंस के। आपको सवाल मेरे ऊपर आता है जी वो साइंस टीचर तो नहीं है, तो मैं फिर कह रहा हूँ हम उनको साइंस में पीएचडी भी तो नहीं करवा रहे, साइंस में एमएससी तो नहीं करवा रहे। इतनी साइंस मैट्रिक तक तो हर किसी, मैं जब सीवी देख रहा हूँ मैं बैकग्राउंड देखूंगा कि टीचर्स ने मोस्टली मैट्रिक साइंस में किया होता है, एफएससी किस में किया होता है? साइंस में किया होता है। यानी वो इतनी 3-4 ग्रेड की साइंस वो पढ़ा लेंगी। वहाँ साइंस के कॉन्सेप्ट्स इतने बड़े नहीं हैं वो।
या अगर हैं भी तो उनके लिए हम उन टीचर को ट्रेन कर देंगे ना। लेसन प्लान हमने रखा किस लिए है फिर? पर लेसन प्लान के वजूद को आइए आप ख़त्म कर दें। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि हमने हर सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट रखना है, तो फिर प्लानर की क्या ज़रूरत है? जब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं तो वो जाके किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा देंगे बगैर प्लानिंग के। प्लानिंग रखी क्यों गई है? कि जहाँ पे जिस चीज़ की कमी है उसको प्रॉपरली प्लान कर दिया जाए। एम आई क्लियर जी? मैं फिर रिपीट कर दूँ कि हमारा ये टीचर एलोकेशन से हमें पता चलेगा कि हमें अपने स्कूल में कितने टीचर किस सब्जेक्ट के लिए चाहिए। वजह उसकी मैं क्यों कह रहा हूँ ये, आई हैव ऑब्जर्व्ड कि मैंने देखा है जी, फॉर एग्जांपल इंग्लिश के टीचर भर्ती किए हैं तो सारे इंग्लिश की लाइन लगी हुई है जी, 5 टीचर इंग्लिश के हैं, साइंस का बीच में प्योर एक भी नहीं है। या टीचर रखे हुए हैं तो सारे के सारे क्या हैं, साइंस सब्जेक्ट से, एमएससी किया हुआ उन्होंने, लैंग्वेजेस का कोई भी नहीं होगा। या रखे हैं तो उर्दू के 3-4 रखे हैं, बीच में क्या नहीं होगा, इस्लामियात का सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट नहीं होगा। यानी क्या मुराद, पहले मैं अपनी क्या रिक्वायरमेंट कैसे रखूंगा कि हर सब्जेक्ट का मेरे पास एक सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट जी? यानी क्या, एक इंग्लिश, ठीक है, एक उर्दू, एक मैथ्स, एक साइंस, एक इस्लामियात, एक एसएसटी, ये क्या हो गए सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। अब इसके साथ मैं +1 करता जाऊंगा तो फिर मैं क्या करूंगा, इंग्लिश के मैंने ज़्यादा रखने हैं। क्यों? कि मल्टीटास्किंग हो जाती है। इंग्लिश वाले क्या एसएसटी में भी चल जाते हैं, चल जाते से मुराद मैं क्या कह रहा हूँ कि भाई उनको लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होती ना, ठीक है, लैंग्वेज हर्डल नहीं होती। और उनका बैकग्राउंड मैं ध्यान में रखूंगा कि उन्होंने बैकग्राउंड में मैट्रिक में कम से कम साइंस पढ़ी या नहीं पढ़ी, एफएससी में पढ़ी या नहीं पढ़ी। एम आई क्लियर जी? सिमिलरली फिर क्या जी, मैथ्स के मल्टीपल चाहिए होते हैं, क्योंकि मैथ्स का सारा वर्कलोड मैं एक टीचर पर नहीं डाल सकता। होता देखने में क्या आया है कि मैथ्स के जी एक ही टीचर हायर कर ली, एक ही। एक गौर से सुनिएगा जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैथ्स की एक ही टीचर हायर कर ली, ग्रेड 1 से लेके जी ग्रेड 5 तक, ग्रेड 7, ग्रेड 8 तक सारे एक ही टीचर को मैथ्स की सारी क्लासेस दे दी। अब मैथ्स का वर्कलोड आपने कितना रखा हुआ है, 6। कितना रखा था आपने, 6। गॉट इट जी? अब आप कहें जी आपके पास 8 सेक्शंस हैं, तो फिर उस टीचर का वर्कलोड कितना बन जाएगा जी, 48। जो मैंने देखा है ऐसा होता है, जो ज्यादती है, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके टीचर डबल करने होते हैं हमने। क्लियर जी? फिर क्या साइंस है, उसके 2 रखने चाहिए मुझे। अब कि फिर क्या डिवाइड होगा, अब मैं क्या कहूँ जी, मैथ्स पोस्ट टीचर है ना, मैथ्स टीचर को मैं मैथ्स भी दूंगा, साथ क्या दे सकता हूँ मैं, जनरल साइंस। एम आई क्लियर जी? गॉट माय पॉइंट? अगर मैथ्स है तो उनका कंप्यूटर के साथ कोई बैकग्राउंड है तो साथ में उसके क्या अटैच कर सकता हूँ, तीसरी चीज कंप्यूटर साइंस। यानी मैं मल्टीपल टास्किंग पे रखूंगा, तभी बैलेंस होंगी चीजें। अगर मैथ्स वाले को मैं सिर्फ मैथ दे रहा हूं, ओवरलोड हो जाएंगे। इंग्लिश वाले को सिर्फ इंग्लिश दे रहा हूं, ओवरलोड हो जाएंगे। क्लियर? इधर ओवरलोड हो जाएंगे, दूसरा कुछ जो है वो उनका लोड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। am I clear up till here जी? तो यानी ये एक पहले आर्ट है कि मैं टाइम टेबल तब बनाऊंगा, पहले मैं इन चीज़ों को तो बैलेंस कर लूँ ना। पहला मेरा डॉक्यूमेंट क्या क्लियर होना चाहिए मेरे पास ही, सब्जेक्ट एलोकेशन। फिर डॉक्यूमेंट मेरे पास कौन सा क्लियर होना चाहिए, टीचर एलोकेशन, वेल प्लान्ड, वेल थॉट, वेल कंसिडर्ड। फिर उसके बाद क्या है जी, क्लास टीचर्स जी। ये मेरे पास क्लियर होना चाहिए। कीपिंग इन माइंड द एप्टीट्यूड ऑफ टीचर, टेम्परामेंट ऑफ टीचर, interests of teacher, training of teacher जी, how much he or she is trained। is that clear जी? कि यानी ग्रेड 1 का क्लास टीचर मैंने किसको करना है, जो होम टीचर हैं वही होंगी। ग्रेड 2 का किसको करना है, 3 का किसको करना है, 4 का किसको करना है, लिस्ट मेरे पास अवेलेबल होनी चाहिए। क्यों ये लिस्ट क्यों अवेलेबल होनी चाहिए जी, कि फर्स्ट लेसन मैं इन्हीं टीचर का रखूंगा जी, उनके ग्रेड में, और ब्रेक के बाद का जो लेसन है वो भी मैं इन्हीं टीचर का रखूंगा जिसकी वो क्लास टीचर हैं, और पैकअप टाइम का जो लेसन है वो भी मैं इन्हीं का रखूंगा, क्योंकि ये वो 3 इंपॉर्टेंट टाइम होते हैं जिस वक्त जो आपके क्लास टीचर हैं वो उसी क्लास में होने चाहिए।
टाइम पे प्रॉपर बैग क्लोज हो रहे हैं नहीं हो रहे, नोटबुक्स की क्लास में तो नहीं छोड़ के जा रहा बच्चा, डायरीज प्रॉपर हर बच्चे ने कर ली है नहीं कर ली हैं, ये वही देख सकती हैं जो क्लास टीचर है, और इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉरल भी और ऑफिशियल भी। यहाँ तक क्लियर हो गया मैं जी? हम क्लियर? अब देखते हैं कि जी हमने टाइम टेबल कैसे बनाना है जी। मेरी एलोकेशन भी डिसाइड होगी, सब्जेक्ट एलोकेशन भी डिसाइड होगी, टीचर एलोकेशन भी डिसाइड होगी। अब मैं क्या क्लास टीचर भी निकाल लिया। अब किस पे आ रहा हूँ मैं जी? टाइम टेबल पे जी। टाइम टेबल में टॉप पे आप क्या करते हैं जी? लेसन। बेशक आप कह रहे हैं जी सॉफ्टवेयर बने हुए हैं, सॉफ्टवेयर 3 किस्म के टाइम टेबल बना के देता है, जो मर्जी कर ले जी। टाइम टेबल मैनेजमेंट प्योरली ह्यूमन बीइंग की है जी, इट इज़ नॉट मशीन बेस्ड, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, विद अपॉलॉजीज। मुझे बहुत सारे लोग आके आर्ग्यू कर रहे होते हैं या बता रहे होते हैं, सर वो फलां सॉफ्टवेयर मिल जाता है जी, उसमें आप टीचर्स के नाम एंटर करें तो आपको 3 किस्म का वो टाइम टेबल बना देगा। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी मैनेजमेंट पे है कि मेरी मैनेजमेंट से मुराद क्या कि मैंने दिमाग में हर एक चीज़ रखनी होती है। किस तरह कौन कौन सी चीज़ें मैं बताता हूँ आपको। अभी जिस तरह एक मिसाल मैंने आपको दी कि पहला लेसन में किसका रखूँगा? क्लास टीचर का। ठीक है, फिर और सी बहुत सारी बातें हैं, हर चीज़ में कंप्यूटर को फीड नहीं कर सकता। यहाँ टॉप पे क्या आ गया जी? लेसन। सपोज 7 लेसन दे लीजिए, सपोज यहां पे क्या आ गए जी आपके? ग्रेड्स। सपोज जी ग्रेड 1 मिसाल के तौर पे, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 जी। सैंपल एज अ सैंपल मैं ग्रेड 5 तक जा रहा हूँ जी। हाउ विल आई फिल इट जी? देयर आर 2 ways to fill this document जी। One is जी column wise, another one is what जी? row wise, whatever you like जी। कोई कुरान के हर्फ नहीं है ये, लेकिन फिलिंग में बेहतर ये होता है कि आप पहले उसको क्या करें? रो वाइज फिल करें। मैं फिर कह रहा हूं कॉलम वाइज भी फिल हो सकता है, लेकिन बेहतर क्या आप किसको फिल करें? रो को। लेकिन उसका एक फॉर्मूला सिंपल समझ लीजिएगा कि जब आपने रो वाइज फिल करना है तो फिर आपने कॉलम पे नज़र रखनी होती है, जब आपने कॉलम पे फिल करना है तो फिर क्या आपने रो पे नज़र रखनी होती है। वो कैसे मैं बताता हूं जी। ग्रेड 1 में जी फॉर एग्जांपल जी आई एम गोइंग फॉर व्हाट, कि यहां मैंने क्या? सब्जेक्ट, टीचर और डेज, 3 चीज़ें मेंशन करनी है जी। कौन कौन सी 3 चीज़ें? पहला क्या है जी? सब्जेक्ट, दूसरा क्या हो जाएगा? टीचर, और तीसरा क्या हो जाएगा? डेज। डेज हम कैसे मेंशन करते हैं जी? डेज हमने मंडे को दिया होता है नंबर उसका 1, ट्यूसडे को दिया हुआ है 2, वेडनेसडे 3, थर्सडे 4, फ्राइडे 5, सैटरडे 6। ये क्या है जी? डेज हैं जी। गॉट माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल जी यहां मैं फिलिंग कर रहा हूं क्या जी? मिसाल के तौर पे इंग्लिश। अब उसमें देख लें कि भाई कौन सा सब्जेक्ट, मिसाल जी एक अनफॉर्चुनेटली जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट अपॉलॉजीज जी, जो एक कॉन्सेप्ट प्रिवेल कर रहा होता है जो एजुकेशनल नॉर्म्स के बिल्कुल उलट जा रहा होता है, जिसमें क्या कहा जाए, और जी पहले लेसन आप साइंसेस के रखें जी, एंड पे जाके रख दिया जाता है किस चीज़ का? किसी और सब्जेक्ट के जी। मिसाल यू इस्लामियात रख लें जी। क्या मतलब? किसी भी सब्जेक्ट का वेटेज, किसी भी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस आप उसको मॉर्निंग में रखने से या एंड पे रखने से नहीं। हाँ, जिस तरह मिसाल कैलकुलेशंस का काम है, मैथ है, तो सजेस्ट किया जाता है उसको बच्चे को फ्रेश माइंड के साथ रखा जाए। लेकिन अगर मैं इसको दूसरी तरफ से ही देखूँ, मैथ है वो जो बच्चे को अलाइव रखता है, फ्रेश रखता है। लेकिन चले मान लिया कि जी उसको फिर कहाँ पे रखें आप? फ्रेश टाइम पे रखें। लेकिन बट इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द टीचर।
अब टीचर पे भी तो डिपेंड करता है ना। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनको आप 7th लेसन भी दे दें, वो क्लास को अलाइव रख सकते हैं। दे गॉट द कॉम्पिटेंसी, दे गॉट द टैलेंट, और दे आर ट्रेंड इनफ, या वो इतने तजर्बाकार हैं, या इतना उनके पास टीचिंग का एक टैलेंट है। इसमें कोई नेगेटिव बात नहीं होती। तो इसका मतलब है मैं टाइम टेबल बनाते वक्त ये चीज़ें भी ध्यान में रखूंगा। क्लियर? कि मैंने सपोज अगर 7th लेसन रखना है तो वहां मैं कौन सा टीचर रख रहा हूं, वहां जो सबसे लाइवली टीचर है मुझे कहाँ रखना होगा उनको, 7th लेसन में। या जो क्लास को, बच्चों को जितना अलाइवली रख सकते हैं, जितना अलाइव रख सकते हैं, जितना एक्टिव रख सकते हैं, उनको मैं कौन सा लेसन दूंगा, 7th सब्जेक्ट चाहे जो भी हो उनके पास। गॉट माय पॉइंट जी। फिर दूसरी बात कि मॉर्निंग है जी, सपोज बच्चों को मैंने क्या करना है, टार्डीज को मिनिमाइज करना है या ख़त्म करना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है। डिसिप्लिन से मुराद यहाँ सख्ती से नहीं, सोटी लेके नहीं, थ्रू मोटिवेशन, थ्रू इंस्पिरेशन। तो मैं कोशिश करूंगा जो बच्चों के सबसे फेवरेट हैं, मैं उनको कहाँ रखूं, स्टार्ट में, ताकि वो उनको मोटिवेट कर सकें टू कम ऑन टाइम, डिसिप्लिन्ड, विथ प्रॉपर यूनिफॉर्म। मैं इसमें किसी को भी ज़्यादा किसी को कम नहीं कह रहा, अपना अपना इंटरेस्ट होता है ना। कोई ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है, कोई इंटरेस्ट कम लेता है, कोई इंटरेस्ट लेता ही नहीं है। अब मैं जो बंदा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लेता, मैं तुला हुआ हूँ उसको, मैं कहूँ जी आपको मैं फर्स्ट लेसन में यहाँ रखूँ और आपने क्या करना है जी, बच्चों को टाइम पे भी करना है, बच्चों को वो कर ही नहीं सकेंगे, उनका नहीं है। अब मैं फिर ये ज़बरदस्ती वाली बात पे कर रहा हूँ। ये बीइंग अ मैनेजर मैंने जज करना होता है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो बच्चों को लाइक, तो उन सारों को मैं कहाँ रखूँगा, स्टार्ट में, उन्हीं को मैं क्लास टीचर करूँगा। अब आप कहेंगे मजबूरी है, फिर हर किसी को कोई ना कोई क्लास टीचर बनना पड़ता है, रखना पड़ता है। तो उसके लिए सेकंड ऑप्शन फिर क्या है, वी नीड टू ट्रेन दैम। हमने क्या करना है, उनको ट्रेन करना है जी। अब ज़रा देखिए जी, इंग्लिश सपोज जी, साथ मैंने क्या कहा, टीचर ए, दिन कौन से होंगे, 1 to 5, 1 to, यहाँ सॉरी 6 नहीं है, हमने क्या किया हुआ, सैटरडे ऑफ किया हुआ है, 1 to 5 जी। अब इसका मतलब क्या है जी, इंग्लिश का फलां टीचर जो है वो क्लास लेंगे, और कब तक लेंगे, मंडे से। गॉट माय पॉइंट जी। अब क्या किया मैंने, एक यहाँ पे फुल सब्जेक्ट फिल किया है, गॉट इट जी। इसी के साथ इंग्लिश है ना, सपोज मैं अगर रो वाइज चल रहा हूँ तो मैं कैसे चलूँगा, रो वाइज में मैं दूसरा सब्जेक्ट फिल करूँगा। यहाँ पे दूसरा क्या आएगा, मिसाल उर्दू, गॉट इट जी। अब करते क्या, हम फुल सब्जेक्ट सारे शुरू में रख देते हैं, यहाँ ब्रेक के बाद या कुछ और जो है वो हाफ सब्जेक्ट नहीं, हाफ सब्जेक्ट भी यहीं रखें साथ कहीं। सपोज जी इस्लामियात जी, अब इस्लामियात फुल तो नहीं है ना। अब गौर से देखिएगा जी, इस्लामियात सा टीचर का नाम, फॉर एग्जांपल जी एफ, टीचर का नाम क्या है, एफ, मिसाल के तौर पे। डेज के उसके क्या बनेंगे, 1 to 3। अब ज़हन में रखिएगा ये हाफ अब फिल है, हाफ मैंने फिल करना है। इसका मेरे पास इसका मतलब है अवेलेबल कौन सा है, 4 and 5। अगर कंप्यूटर 2 दिन रखा हुआ है तो मैं वहाँ इसको एडजस्ट कर सकता हूँ, अभी कर दूंगा मैं इस्लामिया। तो दूसरा मैंने साथ क्या रखा, कंप्यूटर, वो कौन सा आ जाएगा, 4 and 5 सा टीचर का नाम, सपोज जी टीचर जी। गेटिंग माय पॉइंट। कैसे नहीं करना कि पहले मैं जो फुल सब्जेक्ट हैं 5-5 दिन वाले सारे फेल कर दूं, एंड पे जो बचते हैं उनकी यहाँ खाना पूरी करूँगा कि नहीं, उनको मैंने साथ यहीं एडजस्ट करना है। गॉट इट जी। अब सब्जेक्ट सारे देखते जाएंगे, इस्लामियात, और क्या हो गया जी, जीएस है जी सपोज, डेली था ना ये भी। मैथ्स है जी सपोज, ये भी डेली था, टीचर का नाम 1 to 5। और क्या रहता है जी, एसएसजी, वो फिर क्या है जी, कितना था, 3 days था ना। टीचर का नाम क्या रखा मैंने, फॉर एग्जांपल जी, मिसाल के तौर पे वही इंग्लिश वाली हैं, मैं उन्हीं को क्या दे रहा हूँ, एसएसटी। टीचर का नाम क्या आ जाएगा, वही ए, जिनका रिपीट हो रहा है उनका क्या आ जाएगा, ए। जीएसपी फॉर एग्जांपल अगर उनको दिए मैंने, तो यहाँ क्या आ जाएगा, टीचर ए। मैं मिसाल एक दे रहा हूँ, ग्रेड 1 है सपोज, होम टीचर हैं तो होम टीचर के पास ही मोस्टली होंगे ना। क्लियर, गॉट इट जी। आपने सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पूरे करने हैं जी।
अब यहाँ मैंने क्या किया था, SST क्या है 1 to 3 है ना, तो इसका मतलब मेरे पास यहाँ 4 और 5 डेज फ्री हैं, मैं यहाँ किसी सब्जेक्ट को दे सकता हूँ वो। जिस तरह इंग्लिश को कितने दिए थे 8, यहाँ इंग्लिश को कितने आए हैं 5, तो बाकी 2 कहाँ आ सकते हैं यहाँ पे, ये 4 और 5 में किसको दे सकता हूँ, इंग्लिश को। am I क्लियर जी। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात जी, यहाँ पीछे और क्या रह गया जी, 8 है फॉर एग्जांपल जी, एक दिन है ना जिस टीचर को दिया वो, एक दिन वो हो गया, ठीक है। दूसरे दिन क्या होगा जी, कोई और काम है फॉर एग्जांपल, उसको यहाँ दे दूंगा। मैथ्स में रहता है, अगर मैथ्स सपोज मैंने 7 दिए हैं, PE है फॉर एग्जांपल, वो यहाँ आ जाएगी। कोई और चीज़ है, अब इंग्लिश का भी एक रहता नहीं रहता, अगर मैं 8 करूँ तो रहता है ना। यहाँ कितने हुए थे 5, यहाँ कितने हो गए 2, 7, एक जो बचता है मैं वो यहाँ एडजस्ट कर सकता हूँ। अब ये क्या मतलब डबल स्लॉट हो गई है, ये क्या हो गई है, इंग्लिश की डबल स्लॉट हो गई है, टीचर मैक्सिमम कर सकते हैं यहाँ पे। एक तरीका ये है जी, यानी इसी को देख लें मैं अब क्या, फिर ग्रेड 5 का फिल। और जब आप रोज़ फिल कर रहे हैं, मैंने क्या है, आपने रोज़ फिल करते हुए किसको देखना है, कॉलम में। किस में देखना होता है, अब टीचर ए हैं तो इस कॉलम में ये दोबारा नहीं आनी चाहिए, जिसको हम क्लैश कहते हैं टाइम टेबल का। गॉट माय पॉइंट जी। ये मैंने फिल किया रोज, फिर क्या होगी जी, ग्रेड 2 की रो फिल होगी। और इसको फिल करते वक्त डॉक्यूमेंट कौन सा देखना है साथ जी, टीचर एलोकेशन वाला। उसमें मैंने नाम मेंशन किए हुए हैं ना, किस ग्रेड को कौन सा सब्जेक्ट कौन सी टीचर पढ़ाएंगी। जब तक ये वाला डॉक्यूमेंट कंफर्म नहीं है जी, टाइम टेबल नहीं बन सकता जी। जब तक ये वाला डॉक्यूमेंट मेरे सामने नहीं है और ये वाला मुझे याद नहीं है, टाइम टेबल नहीं बन सकता जी। अब प्रॉब्लम क्या होती है, ना सब्जेक्ट एलोकेशन डिफाइंड होती है, या चलो हो भी जाए टीचर एलोकेशन एग्जैक्ट डिफाइंड या रिटन फॉर्म में सामने नहीं होती। ये जितनी रिटन फॉर्म में क्लियर सामने मेंशन होगी उतना टाइम टेबल फिल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। इस तरह आप देखें, इसको फिल करते जाएंगे आप। अब जब मैं यहां फिल कर रहा हूं तो इसका मतलब है टीचर ए यहां दोबारा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस कॉलम में ऊपर आ चुकी हैं वो। अब यहां देखें, टीचर ए दोबारा आ सकती है नहीं आ सकती, क्यों, 3 डेज में वो बिजी है ना, बाकी 3 डेज आ सकती है नहीं आ सकती। कौन से 2 दिन, 4 एंड 5 में। इन टीचर ए यहाँ पे किन डेज में बिजी है, 1, 2 और 3 में, यानी मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे में बिजी है। इसका मतलब ये वाले 2 दिन वो फ्री हैं। am I क्लियर जी। फिर दूसरी बात मैंने यहाँ ये भी देखना है कि भाई किस टीचर को मैं कौन सी स्लॉट फ्री दे रहा हूँ, गॉट इट। या फिर मैंने ये देखना है कहीं ऐसा तो नहीं है किसी एक टीचर को मैंने कंसेक्टिव 1, 2, 3, 4 लेसन्स दे दिए, कंसेक्टिव 4 दे दिए, जो भी गलत है। होना क्या चाहिए, मैं उनको 2 दूं फिर एक फ्री दूं, फिर 2 दूं फिर एक फ्री दूं। ये ना 4 के 4 इकट्ठे लगा दूं फिर 4 फ्री 3 फ्री छोड़ दूं, ये गलत है। आर यू नोटिसिंग द पॉइंट जी। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, मैं रिपीट कि मैंने सारे उस टीचर को कंसेक्टिव लेसन्स नहीं रखने, मैंने उनको फ्री कब छोड़ना है मैं ये भी तो देखूंगा। ये तो नहीं है मैं कहूँ जी आपको मैंने डेली 3 लेसन फ्री दिए हैं, लेकिन कब दिए हैं, 4 क्लासें कंसेक्टिव करवा के नहीं, बीच में उनको ब्रेक मिलनी चाहिए। ये कौन सा पैटर्न था जी, रो फिलिंग का, जो ज़्यादा सूटेबल समझा जाता है। इसमें ऑटोमेटिकली क्लैश भी नहीं आएगा, क्यों, जैसे ही आप नीचे रो 2 पे आएंगे आपकी कॉलम पे नज़र है, आपने इस कॉलम में ये टीचर रिपीट ना हो, ये वाली टीचर इस कॉलम में रिपीट ना हो, ये वाली टीचर इस कॉलम में क्लैश नहीं आएगा। एक तरीका ये था जी। दूसरा तरीका क्या है जी, कॉलम फिलिंग जी। हम क्या फिल कर रहे होते हैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है मुझे शायद लगता है तरीका वो भी है। इसमें क्या है जी कि मैं ग्रेड 1 पहला लेसन किस किस का रखना है, जो क्लास टीचर का होना है ना, मैं क्लास टीचर के सारे रख दूँ, गॉट इट जी। दूसरा लेसन किस किस का रखना है सारा, इसको फिल कर दूं मैं। तीसरा लेसन इसको फिल कर दूं मैं, लेकिन इसमें क्लैशेस आते हैं, इनका सैंपल एक मिल जाएगा जी आपको जी। am I क्लियर जी। इससे क्या होता है, आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 20 सेक्शन में है तो पूरा सारा आपका एक डॉक्यूमेंट पे आ जाता है जी।
कि जिसमें आप ऑटोमेटिकली चेक कर सकते हो क्लैश तो नहीं आ रहा कहीं पे। और क्लैश हम किस में चेक करेंगे, रो वाइज फिल करें, और क्लैश किस में चेक करेंगे, कॉलम्स में। किस में निकालेंगे हम, कॉलम में। अब इसी से आपका ये क्या था आपका जी, जनरल टाइम टेबल, इसको क्या कहते हैं हम, जनरल टाइम टेबल। इसी से आपका फिर कौन सा निकलेगा, टीचर टाइम टेबल भी, और इसी से आपका निकल जाता है क्लास टाइम टेबल भी। गॉट माय पॉइंट। टीचर टाइम टेबल कैसे निकलेगा उसको जरा देख लीजिएगा जी, बहुत आसान है वो। टीचर टाइम टेबल को हम निकालते हैं किससे, टीचर एलोकेशन से। टीचर एलोकेशन में मैंने लिख दिया था ना कि फॉर एग्जांपल टीचर ए हैं, उनको मैंने सब्जेक्ट्स कौन से दिए हैं और किस किस क्लास में या किस किस ग्रेड में दिए हैं, ऐसा ही है या नहीं है ना। तो फिर क्या करूँगा मैं, ग्रेड 1 में देखूंगा वो कौन सा सब्जेक्ट है, किस ग्रेड में है। उनका ऐसे बनेगा ना लेसन, टीचर का कैसे बनेगा, वही 1 2 3 4 5 6 7। am I क्लियर। यहां से मैं क्या देखूंगा, पहला लेसन सब्जेक्ट क्या है, किस ग्रेड में है। दूसरा लेसन फॉर एग्जांपल फ्री है जी, सारा मैं फ्री कर दूंगा। तीसरा लेसन सब्जेक्ट क्या है, किस ग्रेड में है। चौथा लेसन सब्जेक्ट क्या है, किस ग्रेड में है। गॉट इट जी, क्लियर। और इधर क्या आ जाएंगे उनके डेज, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ये डेज आ जाएंगे उनके। यानी लेफ्ट साइड पे उनके क्या होंगे, डेज, टॉप पे उनपे क्या होंगे, लेसन्स, और जो बीच में फिल करेंगे वो क्या, सब्जेक्ट और ग्रेड। गॉट इट जी। ये से क्या निकला, मेन टाइम टेबल से, जनरल टाइम टेबल से क्या निकला, टीचर्स टाइम टेबल। अब इसी से मैं कहूँ जी मैं क्लास टाइम टेबल निकालना चाह रहा हूँ या सेक्शन निकालना चाह रहा हूँ। बेशक आपकी एक ग्रेड के 4 सेक्शन भी हों। अब पहले यहाँ देख लें जी, यहाँ ग्रेड 1 का सारा टाइम टेबल कहाँ पड़ा हुआ है, ये। am I क्लियर जी। उसमें क्या होगा वही वाली बात, ऊपर क्या होंगे लेसन, इधर क्या होंगे डेज। अब यहां देखें जी, मैंने क्या कहा था, इंग्लिश 1 to 5, तो यहां मैं क्या लिखूंगा, इंग्लिश 1 to 5, सारा फिल हो जाएगा ये। यानी इसी एक डॉक्यूमेंट से टाइम टेबल रिलेटेड आप, अब क्या होता है बाज़ औक़ात महीना गुजर गया जी, टाइम टेबल एडजस्ट नहीं हो रहा। वो टाइम टेबल क्यों नहीं एडजस्ट हो रहा, अनफॉर्चुनेटली जी, बड़ी माजरत के साथ। वो टाइम टेबल कैसे बनाए जा रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जी ग्रेड 1 है उसका टाइम टेबल अलग बन रहा है, ग्रेड 2 है उसका अलग बन रहा है, ग्रेड 3 है उसका अलग बन रहा है। अगर मेरे पास मैं कहूँ फॉर एग्जांपल मेरे पास 15 सेक्शन बन रहे हैं, तो क्या मैं ये 15 डॉक्यूमेंट अपने सामने रखूंगा। ये क्या है जी, एक सपोज हेड है उसकी टेबल पे पड़ा हो जी, 4th लेसन है फॉर एग्जाम्पल, 20वां सेक्शन है। मैंने यहाँ क्या किया, ग्रेड 1 ग्रेड 2 3 यानी सेक्शंस भी होते हैं ना आपके, ग्रेड 1 का ए भी हो सकता है, ग्रेड 1 का बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। मैं बीइंग अहेड मेरी टेबल पे ये डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, मैं 1 सेकंड में चेक कर सकता हूं कि 4th लेसन, ठीक है ना, G5 में कहां है, टीचर कौन है मुझे ये भी पता होगा। am I क्लियर जी, कि 4th लेसन में टीचर कौन सा है, सब्जेक्ट कौन सा चल रहा है जी, 1 सेकंड में चेक हो जाएगा। इसी से फिक्सर सपोज अगर लगाने हैं, इसी डॉक्यूमेंट से लग जाएंगे। अब अगर फिक्सर के लिए मैं देखूं कौन सा टीचर फ्री है, अवेलेबल है नहीं है, मुझे सारे टीचर्स का टाइम टेबल निकालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी में से देख लूँगा 4th लेसन है, यहाँ वो वाला टीचर नहीं है, तो मैं उसके अपने टीचर टाइम टेबल में देख लूँगा कि वो 4th में अगर वो फ्री है, तो उसका मतलब आई कैन एडजस्ट हिम और हर हियर। गॉट माय पॉइंट, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है जी, यहाँ मैंने करना है ना, मैं इस कॉलम में देख लूँगा वो टीचर कहीं बिजी तो नहीं है। एक तो मुझे क्या चाहिए, टीचर का डॉक्यूमेंट चाहिए ना, टाइम टेबल। अब कितने टीचर हैं, फॉर एग्जांपल 30 टीचर हैं, तो क्या मैं सारों के अलग अलग चेक करूंगा, क्या तरीका है उसका चेक करने का जी। मैं उसी कॉलम में देख लूंगा जिन टीचर का मैं फिक्सर लगाना चाह रहा हूं वो कहीं और बिजी तो नहीं है, एंगेज तो नहीं है। गॉट माय पॉइंट जी, कुछ इससे हो जाएगा, टाइम टेबल बन जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे जी।